Hello students, welcome to my channel. I am Manish from Government Excellence School, Damoh. इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो प्रैक्टिस सेट एमपी बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं उनके चारों सेट के पोएट्री सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आंसर्स को बताने जा रहे हैं। आप इन आंसर्स को अच्छी तरह लर्न कर लीजिए बाय हार्ट एंड सोल, और आप अगर यदि इन्हें हल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से। प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट है उसमें पोएट्री का पहला क्वेश्चन जो है वो है, इन द पोएम माई मदर एट 66 व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स। पहली कविता जो है माई मदर एट 66 जो कमला दास ने लिखी है, उसमें कवि किस प्रकार का दुख और दर्द महसूस करता है। आंसर है हमारा, When the poet sees the pale and corpse like face of her mother, जब कावित्री अपनी माँ का फेस पेल और कॉप्स लाइक देखती है, पेल यानी मुरझाया हुआ, कॉप्स लाइक यानी बिल्कुल मृत शरीर जो होता है उसको कॉप्स कहते हैं। और इसी तरह कमला दास की माँ का चेहरा बिल्कुल दिखाई दे रहा था, जैसे एक मृत शरीर का चेहरा हो जाता है वैसा ही उनका चेहरा हो गया था। तो पोएट को बहुत दर्द होता है। हर ओल्ड फेमिलियर पेन और द एक्ट रिटर्न्स, उनका पुराना चिर परिचित जो दर्द जो पहले से उन्हें होता आ रहा है माँ से बिछड़ने का, वो लौट आता है। सी फील्स दैट हर मदर इज़ ग्रोइंग ओल्ड, वो मानती हैं, वो महसूस करती हैं कि उनकी माँ जो है वो क्या हो रही है, बूढ़ी हो रही हैं, और पेल मतलब उनका चेहरा भी मुरझा रहा है। शी विल डाई सून, और उन्हें लगता है कि वो जल्द ही मर जाएंगी। एंड शी विल लेफ्ट अलॉन, और कमला दास सोचती हैं कि कमला दास अकेली रह जाएंगी। बिकॉज टाइम एंड डेथ नेवर स्पेयर एनीवन, क्योंकि समय और मृत्यु किसी को नहीं बख्शता है। स्पेयर यानी बख्शना। तो इस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन का आंसर्स लिख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। दूसरा क्वेश्चन कीपिंग क्वाइट से लिया गया है जो कि पैब्लो नेरुदा ने लिखी है। उसका आंसर देखिए, हमें पूछा जा रहा है कि बताइए जो कीपिंग क्वाइट कविता है उसमें सैडनेस क्या बता रहा है। सैडनेस का मतलब कवि, सैडनेस का तात्पर्य क्या है उसमें। द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट इज आवर फेलियर टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। तो कीपिंग क्वाइट कविता में सिर्फ और सिर्फ कवि ने ये कहा है कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हमें अब आत्ममंथन जरूर करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना चाहिए। और वो बताता है कि जो सैडनेस है वो कहलाती है जब हम फेल हो जाते हैं अपने आप को समझने में। हम अपने आप को जब समझने में, खुद को समझने में असफल हो जाते हैं तो वो एक सैडनेस की तरह होता है। एंड आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, और अब जब हम अपने ह्यूमन बीइंग्स को भी समझने में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तब वो एक प्रकार की सैडनेस होती है। वी हैव नो टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, हमारे पास कोई भी समय नहीं है आत्ममंथन करने का। एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, वी आर अनेबल टू एनालाइज आवर ओन एक्शंस, और इस कारण से हम अपने कार्यों का एनालाइज ही नहीं कर पाते, विश्लेषण ही नहीं कर पाते कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। एंड अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और हम ना समझ पाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसके क्या परिणाम होंगे। तो इस प्रकार का सैडनेस कीपिंग क्वाइट में पैब्लो नेरुदा ने बताया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑफ वॉट और ऑफ हुम इज़ आंट जेनिफर टेरिफाइड विद। बड़ा सरल क्वेश्चन है कि आंट जेनिफर टाइगर्स जो आपकी कविता है लास्ट वाली, आंट जेनिफर टाइगर्स, उसमें आंट जेनिफर किस से डरी हुई है, किस से भयभीत है। टेरिफाइड यानी डरना या भयभीत होना। तो बड़ा सरल आंसर है, जेनिफर, आंट जेनिफर इज़ टेरिफाइड विद हर सेविनिस्ट, इसको CHUVINIS, सेविनिस्ट पढ़ेंगे। सेविनिस्ट मतलब होता है वो जो एकाधिकार रख करके किसी को प्रताड़ित करता है, यानी मेल डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है, जो महिलाओं पर क्या करता है, अपना रूल करता है और महिलाओं पर अधिकार जमाता है, तो उसको हम शोविनिस्ट कहते हैं। शोविनिस्ट हस्बैंड है उनका, ठीक है, बड़ा प्रताड़ित करता है आंट जेनिफर को। तो हमने यहाँ पर लिखा है आंट जेनिफर इज़ टेरिफाइड विद हर
सेबिनिस्ट हस्बैंड, अपने सेबिनिस्ट हस्बैंड से डरी हुई है। शी लिव्स हर लाइफ अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर, और वो जीती है अपनी लाइफ को एक कॉन्स्टेंट प्रेशर के अंदर ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैरिड लाइफ। और ये जो कांस्टेंट प्रेशर है वो काय का है, ये है उनके कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारियां अपनी शादीशुदा जिंदगी के प्रति। इस आंसर्स को लिख करके आप निश्चित रूप से पूरे अंक पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। हमारी अगली कविता जो किताब में है थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, उससे ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि कौन सा प्लेजर हमें ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर चीज़ें देती है। आंसर देखिए, आंसर है अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये बड़ा फेमस सेंटेंस है जॉन कीट्स की कविता का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी कोई भी सुंदर चीज़ है उसका आनंद हमेशा लिया जा सकता है। ठीक, अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस इमेंस प्लेजर, और ब्यूटीफुल थिंग जो होती है, सुंदर चीज़ जो होती है, वो हमें इमेंस यानी बहुत बृहद, बहुत सारा क्या देती है, प्लेजर यानी खुशी देती है। दे कम्फर्ट अस, और ये जो चीज़ें होती हैं ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, ये हमें आराम देती हैं। गिव रिलीफ फ्रॉम टेंशंस, हमें टेंशन से रिलीफ देती हैं। एंड कीप अस हैप्पी, और हमें हमेशा क्या रखती हैं, खुश रखती हैं ब्यूटीफुल थिंग्स। दिस प्लेजर इज़ इनर एंड सबसेंशियल, और यह प्लेजर क्या होता है, आंतरिक होता है, सबसेंशियल होता है। ब्यूटीफुल थिंग इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, और जॉन कीट्स ने यह भी बताया कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो एक कॉन्स्टेंट सोर्स हैं काय का, हैप्पीनेस का एंड प्लेजर, खुशी का और सुख देने वाला एक कांस्टेंट सोर्स होती हैं ब्यूटीफुल थिंग्स। तो इस आंसर्स को आप अगर लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन रजिस्टर में लिख करके आप अच्छे से पढ़िएगा। अब आता है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन हमारा है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, यह कविता का, और कीपिंग क्वाइट से है। और हमसे पूछा गया बताइए विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स का अर्थ क्या है, क्यों कहते हैं यहाँ पर कीपिंग क्वाइट यानी पैब्लो नेरुदा क्यों कहते हैं कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, इसका अर्थ क्या है। विक्ट्री यानी होता है जीत, और सर्वाइवर यानी जो जीवित लोग रहते हैं उन्हें सर्वाइवर्स कहते हैं, पीपल समझ लीजिए। तो कहते हैं कि यदि कोई जीत हो जाती है और अगर उसमें लोग नहीं हैं तो उसका क्या मतलब, तो इसको हमें समझाना है। समझाने में हमने लिखा है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट मीन बाय सेइंग विक्ट्री विद नो सर्वाइवर इज दैट द विक्ट्री डज नॉट हैव एनी मीनिंग, यानी उस विजय का, उस जीत का कोई मतलब नहीं होता, इन विच यानी जिसमें देयर इज़ नो वन सर्वाइव टू सेलिब्रेट इट, यानी जिसमें इससे मनाने वाला ही ना बचे। जैसे आप देखिए अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन लड़े जा रहा है, यूक्रेन की सेना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वहाँ का जन हानि हो रही है, धन हानि हो रही है। अगर मान लीजिए संयोगवश यूक्रेन जीत भी गया रूस से, तो उसके जीत को मनाने वाले कौन बचेंगे, वहाँ तो कोई लोग ही नहीं बचेंगे। इसलिए कहा है कीपिंग क्वाइट में पैब्लो नेरुदा ने कि द विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसी जीत कोई काम की नहीं है जिसे मनाने के लिए लोग ही ना बचे अंत में। It states that we will live happily without including in wars because wars can not give us anything. ये चीज़ हमें बताती है कि हम खुशी से रहेंगे विदाउट इंक्लूडिंग इन वार्स, यानी यदि हम किसी युद्ध में शामिल भी नहीं होंगे ना तो भी खुशी से रहेंगे। कैन नॉट गिव अस एनीथिंग बिकॉज वार्स कैन नॉट गिव अस एनीथिंग, क्योंकि जो युद्ध है वो हमें कुछ दे नहीं सकते, वो हमसे लेते ही हैं। जितने भी युद्ध हैं वो हमसे लेते ही हैं सब कुछ। जन हानि होती है, आर्थिक हानि होती है, बहुत सारी हानि होती है, एनवायरनमेंट को भी हानि होती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि नुकसान होती हैं हमारी काय से, हमारे युद्ध से। तो युद्ध में भाग ना लेते हुए हम खुश रहेंगे, और युद्ध हमें कुछ ज़्यादा प्रदान नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप आंसर्स को लिख लीजिएगा, और अगर आपको आंसर्स कठिन लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, सो यू कैन मैसेज मी, यू कैन पोस्ट मी अ कमेंट इन व्हाट्सएप और यूट्यूब so that I may give you the easy solution for this answers. Next,
क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स हाउ लॉन्ग डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स के अनुसार हम जो है ब्यूटी का आनंद या अनुभव कब तक ले सकते हैं, कितनी देर ले सकते हैं। तो जॉन कीट्स ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ब्यूटी का आनंद तो हम हमेशा ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, उसका समय सीमा नहीं, कोई पीरियड नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। फॉर एवर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर। और ब्यूटी जो होती है वो कॉन्स्टेंट सोर्स होती है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट सोर्स होती है, काय का, खुशी का और प्लेजर यानी सुख का। ब्यूटीफुल थिंग्स हमें क्या करती हैं, अच्छा सुख देती हैं और अच्छा हैप्पीनेस देती हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू। अब हम जा रहे हैं रोड साइड स्टैंड कविता में, और इस रोड साइड स्टैंड कविता में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू। तो रोड साइड स्टैंड कविता में कवि ने जो फार्मर्स जो हैं, जो रोड साइड अपनी दुकानें बना लेते हैं, स्टॉल बना लेते हैं, और वहाँ पर कोई कार वाले जो हैं, निकलने वाले लोग हैं, रुकते नहीं हैं, उनका सामान नहीं खरीदते, तो उनको बड़ा दुख और दर्द है। उसको यहाँ पर रोड साइड स्टैंड में कवि ने बताया है और हमसे पूछा गया, बताइए चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है। In the poem A Roadside Stand, the childish longings that the poet refers to is that the farmers long for customers। जो farmers हैं वो long यानी इच्छा करते हैं, काय की इच्छा करती है, long जो है वर्ब के रूप में है, long एक एडजेक्टिव भी है जिसका अर्थ लंबा होता है। long for customers यानी काय के ग्राहकों की आशा करते हैं। at their roadside stall, कहाँ पर, उनके रोड साइड स्टॉल जो बने हैं उन पर ग्राहक आए, ऐसी वो आशा करते हैं। बट दे डू नॉट स्टॉप एंड बाय द थिंग्स फ्रॉम द स्टॉल, परंतु वे लोग ना तो स्टॉल पर रुकते हैं और ना ही वहाँ से कोई सामान खरीदते हैं। ये बड़ा दुख है फार्मर्स को। हैंस यानी अतः दिस चाइल्ड लाइक वेट इज़ ऑल इन वैन, और इस प्रकार से बच्चों जैसा ये जो फार्मर्स इंतज़ार करते रहते हैं कि अब गाड़ी रुकेगी, अब गाड़ी रुकेगी, सामान खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, और ये सारा कुछ ऑल इन वैन यानी व्यर्थ हो जाता है। तो रोड साइड स्टैंड में इस प्रकार से चाइल्डिश लॉन्गिंग का आंसर्स आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्डिश लॉन्गिंग को रेफर करिए आप कविता रोड साइड स्टैंड में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ व्हाट और हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद। अपन ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में अभी पढ़ा था कि आंट जेनिफर किससे डरती हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप वहाँ देख लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आंट जेनिफर डरती है अपने हस्बैंड से, और यह हस्बैंड कैसा है, सेबिनिस्ट। सेबिनिस्ट हस्बैंड जो है मतलब एक ऐसा हस्बैंड जो महिलाओं पर क्या करता है, बहुत जुल्म करता है, जो अत्याचार करता है, उसको हम कहते हैं सेबिनिस्ट। चलिए अब आता है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में अब हम जा रहे हैं। आपको हर प्रैक्टिस सेट में 4 क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन वहाँ पर करना है कविताओं के। तो इन चारों सेट में जो 16 क्वेश्चन है, इन 16 क्वेश्चन में से आपको वहाँ पर परीक्षा में लिख कर आना 3 क्वेश्चन। सेट नंबर 3 में देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। सेट नंबर 3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन द पोएम माई मदर एट 66 व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर जो है वो पोएट की फीलिंग क्या है। हमने कविता में देखा माई मदर एट 66 में जो कमला दास है वो अब एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट वापस जा रही हैं, लौट रही हैं, और वो उसमें साथ में गाड़ी में, कार में अपनी माँ को साथ ले जाती हैं, और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या है, ये हम देखेंगे क्वेश्चन के आंसर्स में। आंसर क्या है, एट द एयरपोर्ट द पोएट कमला दास फील्स वेरी सैड। तो यहाँ पर जो कमला दास है वो ये कहती हैं एट द एयरपोर्ट कमला दास फील्स वेरी सैड। तो सबसे पहले तो हमें एक लाइन में ये लिख देना है कि एयरपोर्ट पर कमला दास बहुत क्या करती हैं, दुखी महसूस करती हैं। सी हैज़ एन एक एंड फियर इनसाइड हर हार्ट एंड सी इज़ नॉट श्योर इफ़ शी विल बी एबल टू सी हर मदर अगेन। और उनके हृदय में ये डर रहता है कि वो अपनी माँ से जो है वो दोबारा मिल पाएंगी कि नहीं। सी हाइड्स हर फीलिंग ऑफ एंजाइटी, और वो अपनी इस चिंता की फीलिंग को छुपा लेती हैं बाय गिविंग अ लॉन्ग एंड चीयरफुल स्माइल। वो अपनी माँ को एक लंबी सी मुस्कान देती हैं, और वो ये सोचती है कि हमारी माँ ये सोचेगी कि मैं खुश हूँ, इसलिए वो वहाँ पर मुस्कुरा देती हैं। टू हर मदर एज सी सेज
हर एड्यू, ये मैंने विदाई के लिए नया शब्द यूज़ किया, एड्यू, ADIEU, एड्यू मतलब होता है टाटा या बाय बाय, ठीक है, ये नया शब्द है, आप इसको एंटरटेन कर सकते हैं। तो जब वो उनको एड्यू कहती हैं, अलविदा कहती हैं, तो वो मुस्कुरा देती हैं ताकि उनकी माँ को ये ना लगे कि कमला दास भी दुखी हैं। तो इस प्रकार की फीलिंग्स जो है कमला दास की एयरपोर्ट पर रहती हैं। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और स्क्रीन शॉट के जरिए आप आंसर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स मेंशन्ड इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट कविता में किन किन प्रकार के युद्धों को बताया गया है, कौन कौन से वार्स बताए गए हैं। तो कीपिंग क्वाइट में ग्रीन वार्स, गैस वार्स, फायर वार्स आर मेंशन्ड इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। इतने प्रकार के युद्ध को बताया गया है। ग्रीन वार्स बताए गए। ग्रीन वार्स क्या होता है? ग्रीन वार्स मीन्स द वार अगेंस्ट एनवायरनमेंट, यानी ग्रीन वार मतलब एनवायरनमेंट के प्रति युद्ध होना। अब एनवायरनमेंट के प्रति युद्ध होना मतलब जितने भी युद्ध हों, चाहे वो गैस के हों, चाहे वो फायर से लड़े जाएं, उससे नुकसान होना है सिर्फ काय का? एनवायरनमेंट का। और एनवायरनमेंट का यदि नुकसान होता है, यदि एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, प्रकृति को क्षति पहुंचती है, तो सारे वार जो हैं वो सब बेकार है। ठीक, तो नेहरूदा कंसीडर्स दीज वार एज अ डिस्ट्रक्टिव एंड फ्यूटाइल एक्टिविटीज़। और नेहरूदा ने माना है इन प्रकार के युद्धों को एक विनाशकारी और फ्यूटाइल यानी कोई काम की नहीं एक्टिविटी यानी गतिविधियाँ। इन वार को नेहरूदा ने कहा है अपनी कविता में कि ऐसे युद्ध कोई काम के नहीं है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स हाउ लॉन्ग डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी। हम कब तक ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में पहले मैंने बता दिया है, वही आंसर यहाँ रिपीटेड होना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में प्रैक्टिस 3 के। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड व्हाई डिड द फार्मर्स कर्स वेल्दी सिटी पीपल। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो कविता है रोड साइड स्टैंड, तो व्हाई डिड द फार्मर्स कर्स वेल्दी सिटी पीपल। तो जो वेल्दी पीपल हैं सिटी के, शहर के, उनको किसान क्यों कोसता है? कारण वही है कि उनकी कार रोड साइड स्टैंड जो बने हैं उनके पास से गुजर जाती हैं और वहाँ से गुजरने पर ना तो वो उन कार्स को रोकते हैं, ना वहाँ से कोई सामान खरीदते हैं, इसलिए उनको बड़ा दर्द होता है। हमारा आंसर है इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड द फार्मर्स कर्स वेल्दी सिटी पीपल फॉर नॉट स्टॉपिंग एंड बाइंग समथिंग। यानी ना तो वो रुकते हैं ना वो कुछ खरीदते हैं। फ्रॉम द स्टैंड यानी कहाँ से? स्टैंड से। द सिटी पीपल हार्डली पे एनी नोटिस टू द रोड साइड स्टैंड। और शहर के लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से ही ध्यान देते हैं काय पर? रोड साइड स्टैंड पर। दे ओनली स्टॉप टू कंप्लेन। और वे कभी रुकते भी हैं तो काय के लिए रुकते हैं? सिर्फ शिकायत करने के लिए। तो इस प्रकार से वो फार्मर्स जो हैं उनको कर्स करते हैं वेल्दी पीपल को जो वहाँ से गुजरते हैं। Practice number 4, question number 1. In the poem My Mother at 66, why has the mother been compared to the late winter's moon? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ को जो है लेट विंटर, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर से आ रहा हूँ, ठीक है। In the poem My Mother at 66, why has the mother been compared to the late winter's moon? यानी माँ के चेहरे की तुलना, माँ की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की गई है? लेट विंटर मून क्या कहलाता है? देरी से निकलने वाला सर्दियों में जो चंद्रमा होता है वो हैज़ी होता है और डल होता है। और ठीक इसी तरह का चेहरा जो है वो माय मदर एट 66 में कमला दास जी की माँ का है, तो उसी को उन्होंने लेट विंटर मून से कहा है। इन द पोएम माय मदर एट 66 द मदर बीन, मदर हैज़ लगाना यहाँ पर, आप जोड़ लीजिएगा हैज़ यहाँ पर। द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज द मून इन द विंटर सीजन इज डिम एंड हैज़ी। क्योंकि विंटर सीजन में जो मून होता है वो डिम होता है और हैज़ी होता है एंड अपीयर्स लाइफलेस। और वो कैसा लगता है? बिल्कुल लाइफलेस लगता है, मृत सा लगता है। वैसा ही चेहरा और अवस्था जो है कमला दास की माँ की हो चुकी है। इट डज़ नॉट लुक शाइनी, और यह चंद्रमा जो है शाइनी यानी चमकदार नहीं दिखता। सिमिलरली यानी इसी तरह द पोएट्स मदर लुक्स डल एंड हैज़ लॉस्ट इट्स यूथ। तो इसी तरह कमला दास की माँ का भी चेहरा जो है वो चमक खो चुका है, उस पर डलनेस आ गई है और अब वो इतना युवा और नौजवान नहीं रह गया है।
सी लुक्स लाइक अ कॉप्स, और वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे एक मृत शरीर के समान है। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। तो बिल्कुल कमला दास लिखती हैं कि मेरी माँ ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल मृत शरीर जैसे पड़ा रहता है, वैसे ही उनकी स्थिति और हालात हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, शांत रहने से हमारा एनवायरनमेंट कैसे बच जाएगा, देखते हैं। कीपिंग क्वाइट विल हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन आवर डिस्ट्रक्टिव एक्शंस अगेंस्ट द एनवायरनमेंट। यदि हम शांत रहेंगे तो हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, आत्ममंथन कर पाएंगे, किसके बारे में, अपने डिस्ट्रक्टिव एक्शंस के बारे में, जो हम किसके प्रति कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के प्रति कर रहे हैं। हम पर्यावरण के प्रति जितनी डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी गतिविधियां कर रहे हैं, अगर हम रुककर उन पर विचार करेंगे, कीपिंग क्वाइट यानी शांत रह करके सोचेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कितनी जल्दी अपने पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, मतलब खराब कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं उसका। दिस विल गिव अस अ बेटर आइडिया टू थिंक अबाउट आवर एक्शंस। यदि हम चुप रहेंगे, दिस यानी कीपिंग क्वाइट, अगर हम चुप रहेंगे तो हमें एक आइडिया मिलेगा, टू थिंक यानी सोचने का, अबाउट आवर एक्शंस अपने कार्यों के बारे में, एंड चेंज आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स आवर लाइफ, और हम बदल भी लेंगे क्या, अपने स्वभाव को, किसके प्रति, लाइफ के प्रति। अपने जो जीवन हम जी रहे हैं वो एनवायरनमेंट से ही है। एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो हमारी जीवन और जीवन आयु जो है वो बढ़ती रहेगी, लंबी रहेगी। हम इसको ख़राब कर लेंगे, हम भी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। तो कीपिंग क्वाइट यानी शांत रह करके, इंट्रोस्पेक्ट करके हम अच्छे से यदि विचार करें अपने विनाशकारी गतिविधियों के बारे में, तो हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर्स लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। तो ब्यूटीफुल थिंग्स हमें कौन सा प्लेजर देती हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर बिकॉज इट गिव्स अस एटर्नल एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। तो जो हमारी क्या कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो हमें जॉय देती है फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, बिकॉज इट गिव्स अस एटर्नल एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। क्योंकि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें एटर्नल मतलब अनंत, एंड एवर लास्टिंग कभी खत्म ना होने वाला हैप्पीनेस यानी खुशी देती है। ब्यूटीफुल थिंग लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड। जो ब्यूटीफुल थिंग होती है, जो सुंदर चीज़ होती है, वो हमारे दिमाग पर प्रभाव डालती है, एंड वी आर एबल टू टेक कंफर्ट, और तब तो हम क्या ले पाते हैं, आराम ले पाते हैं, मेंटली यानी मानसिक रूप से। इट नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस, और कभी ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं वो कचरे में नहीं जाती, मतलब उनकी कोई भी वैल्यू कम नहीं होती, उनको डीवैल्यूड नहीं किया जा सकता। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद ईच पासिंग मूवमेंट, और इनकी जो आकर्षण है, लवलीनेस है, वो बढ़ता जाता है। ईच पासिंग मूवमेंट मतलब दिन प्रतिदिन, गुजरते दिन के साथ, गुजरते वक्त के साथ ब्यूटीफुल चीज़ों का आकर्षण क्या होता है, बढ़ता ही जाता है, वो घटता नहीं है। इसको आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अंतिम क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट 4 का। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड व्हाई डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिश। कार को सेल्फिश क्यों कहा है, वही वेल्दी पीपल को सेल्फिश क्यों कहा गया है। रोड साइड स्टैंड में किसानों ने कार को या वेल्दी पीपल को सेल्फिश क्यों कहा। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड द पोएट कॉल द कार सेल्फिश बिकॉज पीपल डू नॉट स्टॉप एंड बाय समथिंग। पीपल डू नॉट स्टॉप एंड बाय, यहाँ एनीथिंग कर लीजिएगा, सॉरी, कुछ भी नहीं खरीदते हैं लोग, यहाँ आप सुधार लीजिएगा, समथिंग की जगह आप एनीथिंग कर लीजिएगा। तो लोग कुछ भी नहीं खरीदते हैं फ्रॉम द रोड साइड स्टैंड से, ना वहाँ रुकते हैं ना कुछ खरीदते हैं। दे हार्डली पे एनी नोटिस टू द रोड साइड स्टैंड, और बड़ी मुश्किल से ही वो ध्यान देते हैं काय पर, रोड साइड स्टैंड पर। दे ओनली स्टॉप टू कंप्लेन, और वे रुकते भी हैं तो काय के लिए रुकते हैं, सिर्फ शिकायत करने के लिए। इसलिए कहा गया है, ठीक है, जो कार हैं, जो वेल्दी पीपल हैं, उन्हें फॉर्मर ने सेल्फिश कहा है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, चारों प्रैक्टिस सेट के। और अगले वीडियो में हम आपको चारों पोएम, पाँच पोएम्स जो हैं उनके हम सेंट्रल आइडिया लेकर आएंगे। थैंक यू।